हम आपको कुछ बैक्टीरिया के बारे में बता रहे थे। अरे बोलिए, बैक्टीरिया के बारे में हमने क्या क्या बताया था आपसे, कुछ जनरल पॉइंट बताए थे, उसको ध्यान से सुन लेते हैं, ठीक है। पहला हम पॉइंट ये बताए थे कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि इनके पास सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल वॉल है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोकाइलिक्स बोलेंगे। क्लियर? अभी हम उसको नहीं बताना चाह रहे थे, हम आपको सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर अभी बता रहे थे, जिनके अंदर हमने क्या कहा था, सेल वॉल बताया था, सेल मेम्ब्रेन बताया था, फिर साइटोप्लाज्म बताया था। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए गए थे, हमारे पास कुछ राइबोसोम्स पाए गए थे और हमारे पास जेनेटिक मटेरियल पाया गया था। हमारे पास जिन में बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती थी साइटोप्लाज्म के अंदर। आप हमें बताइए, क्या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते थे? अरे बोलिए, न्यूक्लियोलस क्या पाया जाता था? नहीं। तो हमारे पास क्या ट्रू क्रोमोसोम्स पाए जाते थे? नहीं। क्या न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड पाया जाता था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती थी? अगर ये सब चीजें नहीं पाई जा रही हैं, फिर न्यूक्लियस के बारे में बात की जाएगी तो वेल डेवलप्ड अगर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते थे तो उनके 4 स्ट्रक्चर हमने बताए थे, 4 नाम, ठीक है। पहला नाम क्या था? जीनोफोर। दूसरा नाम क्या था? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तीसरा नाम क्या था? न्यूक्लियड। चौथा नाम क्या था? फाइब्रिलर न्यूक्लियर। ठीक है, ये सारे हमारे पास स्ट्रक्चर थे। आप हमें बताइए, क्या इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है? हाँ होता है, ठीक है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, अरे बोलिए, नेकेड होता है, जीसी रिच होता है, क्या हिस्टोन पाई जाती है? नहीं, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जा रही तो क्या पैकेजिंग होगी? अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो नंगा होगा बेचारा। क्लियर? इसलिए नेकेड बोला था। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर की बात हम बता रहे थे। क्लियर? और कुछ बताया था? बस इतना ही था ना। अब सुनते ध्यान से। अब हमें क्या करना है कि कुछ बातें अब ध्यान से देखनी है। क्लियर? हम अभी कुछ एग्जाम्पल आपको बताने चाह रहे हैं, एग्जाम्पल याद करिएगा। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमें याद रखना है साइनोबैक्टीरिया। रुकिए रुकिए, सबसे पहले याद रखना है हमें यू बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या याद रखना है? यू बैक्टीरिया। दूसरा हमें याद रखना है सियानोबैक्टीरिया। तीसरा याद रखना है हमें माइकोप्लाज्मा। हो गया। फिर याद रखना है हमें आर्की बैक्टीरिया। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, ये चार के चारों हमारे सिलेबस में है, ठीक है। और इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़नी है। इसके बाद हम जो बताना चाह रहे हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको याद रखना है। क्लियर? एक है रिकेट्सिया, एक हमारे पास क्लेमाइडिया, एक है रिकेट्सिया, एक है क्लेमाइडिया, हो गया। एक हमारे पास एक्टिनोमाइसिटीज। चलिए, सबसे पहले एनसीईआरटी ने आपको यू बैक्टीरिया के बारे में बताया है, तो पहली हेडिंग क्या होगी हमारे लिए? फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हमारे पास यू बैक्टीरिया। सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी हमारे पास यू बैक्टीरिया। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास यू बैक्टीरिया। समझाए? चलिए लिखेंगे हमारे पास डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लिवेनहॉक, term given by F.J. Cohen and
एरेनबर्ग। टर्म किसने दिया था? एफजे कोहेन ने एंड एरेनबर्ग ने। क्लियर? दूसरा पॉइंट, हो गया। दूसरा पॉइंट, एक साइंटिस्ट का नाम था बर्ज, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफाइड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किसने किया था? बर्ज ने। ठीक है, हो गया। जब इनके क्लासिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो इनके बुक का नाम, बर्ज ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम हमें याद रखना है, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। ये सब पीवाईक्यू पूछे गए थे इसलिए लिखवा दिया, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए होगे, प्लानिंग भी नहीं हो रहा होगा तुम लोगों का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में, जब तुम्हारे सर आए थे, पैदा हुए थे। फिर ये आए थे 2002 के आसपास। इतना ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, समझ आ रही बात? तो इतना ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमने। क्लियर? अब डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही पे आते हैं, तो हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। समझा है? चलिए सुनते ध्यान से। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास टोटल 4 स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर? पहला स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अगर किसी भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल शेप्ड होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप्ड, या इसी को हम बोलते हैं कोकस। क्लियर? तो यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के स्फेरिकल शेप्ड दिखाई दे रहे हैं और अगर एक स्फेयर है, तो क्या इसे हम मोनोकोकस बोल सकते हैं? बोलिए। अगर यहाँ पे 2 स्फेयर हैं तो डिप्लोकोकस बोल सकते हैं। क्लियर? अगर हमारे पास यहाँ पे कई सारे हैं तो क्या हम इनको स्ट्रेप्टोकोकस बोल सकते हैं? जल्दी करिए। पहला स्ट्रक्चर है, और ऐसे कई सारे ग्रुप में बने हो तो स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, चार तरीके ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल के लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम? कोकस। अगर एक है तो मोनोकोकस, अगर 2 हैं तो डिप्लोकोकस, अगर हमारे पास कई सारे हैं और स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर यही कॉलोनी के फॉर्म में है तो स्टेफाइलोकोकस। क्लियर? चलिए, दूसरा आता है हमारे पास बैसिलस। ये हमारे रॉड शेप्ड होते हैं। किस शेप के होते हैं? रॉड शेप के होते हैं। कुछ रॉड शेप ऐसा, इनके अंदर स्पोर्स भरे रहते हैं। ठीक है, अगर रॉड शेप्ड है तो क्या बोला जाएगा? ठीक है, बैसिलस। इसका एग्जांपल कैसे? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस कैसा है हमारे पास बैक्टीरिया? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। समझ आ रही बात? मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है ये। अगर मोस्ट एबंडेंट की बात की जाएगी तो तब भी यही आएंगे। क्लियर? सबसे ज्यादा पाए जाने वाली बैक्टीरिया का नाम बोलिए। बैसिलस। ठीक है, तो बैसिलस के बारे में एक ही पॉइंट लिख लेंगे हमारे पास। अगर मोस्ट एबंडेंट की बात की जाएगी, क्लियर,
या फिर मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया की बात की जाएगी, दोनों का आंसर क्या होगा? दोनों का आंसर बेसिलस। आगे बढ़े, हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, थर्ड टाइप में लिखेंगे, अगर कॉमा शेप्ड है तो थर्ड लिखेंगे हमारे पास कॉमा शेप्ड। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो। बैक्टीरिया हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेंगी, इस तरीके से कॉमा शेप्ड, कुछ इस तरीके से। क्लियर? अगर ऐसी बैक्टीरिया दिख रही है कॉमा शेप्ड तो क्या बोला जाएगा? बोलिए, विब्रियो। एग्जाम्पल इसका बेस्ट है, विब्रियो कोलेराई का नाम सुना है? ठीक है, विब्रियो कोलेराई। अगर स्पाइरल शेप्ड का दिख रहा है, किस शेप्ड का दिख रहा है? अगर बैक्टीरिया हमारा स्पाइरल शेप्ड का दिख रहा है तो उससे मैं क्या बोलूंगा? स्पाइरुलम, कुछ इस तरीके के स्पाइरुलम। और लास्ट में इनके जाते जाते थोड़ा बहुत फ्लेजला निकल जाते हैं। क्लियर? ये स्पाइरुलम शेप्ड के होते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, ठीक है, स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस। सबका एक एक एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, ठीक है। कोकस में तो कई सारे एग्जाम्पल लिख लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, सुन लीजिए, स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझेंगे। क्लियर? अभी आप जितना बनाते जा रहे हैं उसको ध्यान से समझते जाइए, बनाइएगा मत, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉपी ले भी सकता है, हो सकता है आपको हॉरिजॉन्टल में बनाना पड़े ये डायग्राम। क्लियर? तो सुनते जैसे, इनके सबसे चारों तरफ क्या होती है कि एक लेयर लगी होती है, एक लेयर लगी होती है कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की, ये कुछ इस तरीके की लेयर लगी होती है। क्लियर? इसको मैं इस लेयर का नाम देता हूं ग्लाइको कैलिक्स। इस लेयर का नाम क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर अगर किसी भी बैक्टीरिया का होता है तो वो क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अभी इस चैप्टर का ये पार्ट नहीं है, ये चैप्टर है यूनिट ऑफ लाइफ का, पेज नंबर 127, 128, 129। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, नई में तो हमें लग रहा है 90 के आसपास आ गया होगा। क्लियर? नई एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, पुरानी हमें याद है। तो वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल्स की आपको स्ट्रक्चर बनाई गई है। क्लियर? तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है बताइए हमारे पास? अरे बोलो, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होती है, एक लेयर और पाई गई, एक लेयर और पाई गई, एक लेयर और पाई गई। एक लेयर और पाई गई। ठीक है, इस लेयर का नाम हमने रखा सेल वॉल। क्या नाम रखा? सेल वॉल। इसके अंदर एक लेयर हमारे अंदर और नजर आई, कुछ इस तरीके की लेयर आ रही है, ध्यान से देखिएगा। एक लेयर और नजर आई। क्लियर? इस लेयर का नाम हमारे पास सेल मेम्ब्रेन रखा। क्या नाम रखा?
सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन की सबसे खास बात क्या थी कि ये कई कई जगहों पे फोल्डेड था। कैसा था? कई कई जगहों पे ये फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको नजर आया था। एक जगह यहाँ फोल्डेड नजर आया, एक जगह यहाँ नजर आया, एक जगह यहाँ नजर आया, एक जगह यहाँ नजर, ऐसे कई सारे फोल्डेड होंगे। क्लियर? इस फोल्डेड स्ट्रक्चर के चारों तरफ हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर भी निकले रहते थे। क्लियर? जिसको हम नाम देते थे पिलाई। क्या नाम देते थे? पिलाई। इनसे भी कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर निकले रहते थे, कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर निकले रहते थे, जिसको हम नाम देते थे फ्लैजेला। क्लियर? जब हम फ्लैजेला बनाते हैं तो लोगों को लगता है ये सीलिया होगा। सीलिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सीलिया नहीं पाया जाता, ये बात याद रखना है। क्लियर? फ्लैजेला कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बताइए? क्या फ्लैजेला हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? क्या हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? फ्लैजेला क्या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? हाँ भाई, पाए जाते हैं। फ्लैजेला दोनों के अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, बट सीलिया सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सीलिया एब्सेंट होती है। उल्टा बोल दिया गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सीलिया क्या होती है? एब्सेंट होती है। समझ आई बात? अब हमारे पास आता है कि यहाँ पे पिलाई बनाया, यहाँ पे फ्लैजेला बनाया। क्लियर? इनके अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है आपको। इसको मैंने क्या बोला था? सेल वॉल और इनके बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप आता था, पेरी प्लाज्मिक स्पेस बोला था। ये किसकी तरह बिहेव करता था? लाइसोसोम्स की तरह बिहेव करता था। क्लियर? इनके अंदर एक स्ट्रक्चर हमारे पास यहां नजर आती है, इसको क्या बोलोगे आप? इसको क्या बोलोगे? राइबोसोम्स बोलोगे। किस तरीके का राइबोसोम? 70S। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर और यहां पे देखने को मिलेंगे, इसको हम नाम देते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल। क्या नाम देते हैं? स्टोरेज ग्रेन्यूल नाम देंगे। आपको याद होगा कि जब हम आपको पढ़ा रहे थे स्टोरेज ग्रेन्यूल में, तो एक तरीके का फॉस्फेट ग्रेन्यूल पढ़ाया था इंक्लूजन बॉडी के दौरान। क्लियर? माइक्रो बॉडीज पढ़ाई थी, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, स्टार्च की ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, थोड़ा बहुत बताया था। वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग एगो। नहीं याद आ रहा है? चलो भगवान करे याद आ जाए। क्लियर? फिर उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि अब ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? मीजोजोम्स दो तरीके के। ये वाले मीजोजोम्स को हम बोलते हैं पेरिफेरल मीजोजोम्स। इसको मैं बोलता हूं सेंट्रल मीजोजोम्स। दोनों में फर्क है, सेंट्रल मीजोजोम्स में और पेरिफेरल मीजोजोम्स में, दोनों में फर्क है। जो पेरिफेरल मीजोजोम्स होता है, इनके दो काम होते हैं। क्लियर? इनका मेन काम क्या होता है कि पेरिफेरल मीजोजोम्स का सबसे पहला काम इनका होता है, ये रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। और इनका दूसरा रोल होता है हमारे पास, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, सेल वॉल मटेरियल बनाते हैं। जबकि हमारे पास सेंट्रल मीजोजोम्स का भी दो काम होता है। क्लियर? ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं और ये क्या करते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। चलिए बताइए। मीजोजोम्स आर एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अरे बोलिए। अगर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन लिखिएगा, क्वेश्चन पहले लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग
structure is analogous of माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस स्ट्रक्चर है? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी मीजोसोम्स, ऑप्शन 3 लाइसोसोम्स, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा, आंसर बदल जाएंगे, ऑप्शन बदल जाएंगे। राइबोसोम्स पेरिफेरल मीजोसोम्स सेंट्रल मीजोसोम्स लाइसोसोम। आंसर बताइए। चलिए, पहला का आंसर बताइए क्या होगा? पहले का मीजोसोम्स, इनका आंसर क्या होगा? सेंट्रल या पेरिफेरल? सेंट्रल होगा, पेरिफेरल। क्लियर? सेंट्रल डीएनए डुप्लीकेशन में मदद करते हैं, रेप्लिकेशन में। क्लियर? और स्ट्रक्चर बनाया। अब सुनते हैं एक स्ट्रक्चर और। इनके पास जीनोमिक डीएनए पाए जाते हैं। कैसे डीएनए पाए जाते हैं? इसके अलावा इनके पास प्लाज्मिड पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए बताइए, जीनोमिक डीएनए क्या ये हमारा मेन डीएनए है? अरे बोलो, मेन डीएनए यही है। इस डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्स्ट्रा डीएनए बोलूंगा। इस डीएनए के पास जो भी क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ये मेन क्रोमोसोम्स होंगे, ये क्रोमोसोमल डीएनए। इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अरे बोलिए, तो यानी हमारे पास क्या है? एक मेन डीएनए जीनोमिक डीएनए, और ये अगर पाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ये क्या कहलाएंगे? एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए कहलाएंगे। तो यानी मेन डीएनए के अलावा जो भी पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्लियर? दूसरा, इनको मैं क्या बोल सकता हूं? एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। बोलिए, ये कैसे हैं? सर्कुलर है, तो ये इसको मैं एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए बोल सकता हूं। इनके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पाए जा रहे हैं वो प्लाज्मिड है। साफ साफ कहने का मतलब ये है। क्लियर? यानी इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर? और स्ट्रक्चर बनाए। इनके अंदर हमारे पास ये मीजोसोम्स बताए जा रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास फ्लैजेला पढ़ाया, ये हम आपको पिलाई पढ़ाए। एक स्ट्रक्चर होते हैं फिम्ब्रई। क्या होते हैं? जब हम आपको पिलाई पढ़ाएंगे उसी में फिम्ब्रई आएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा। क्लियर? यानी इसी में आपको एक चीज और पढ़ाया जाएगा,
उसको क्या बोला जाएगा बताइए? फिम्ब्राई बोला जाएगा। फिम्ब्राई क्या होता है? पिलाई से बड़ा होता है, फ्लैजिला से छोटा होता है। ठीक है, जब हम आपको पिलाई पढ़ाते हैं तो पिलाई दो तरीके के होते हैं, एक लार्जर पिलाई होते हैं, एक स्मॉलर पिलाई होते हैं। क्लियर? तो ये पिलाई के ही बेसिस पे हम आपको लार्जर और हमारे पास स्मॉलर बता रहे हैं हम आपको। क्लियर? अभी हम आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पर, इनको मैं बोलता हूँ क्रोमेटोफोर। इनको मैं क्या बोलता हूँ? इनको मैं क्या बोलूंगा? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर का मतलब क्या पाए जाएंगे? कलर बियरिंग होंगे, पिगमेंट पाए जाएंगे। यानी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? क्रोमेटोफोर के अंदर ही पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या पाया जाएगा? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब कलर, क्रोमा का मतलब ये होता है क्या? कलर। ठीक है, तो कलर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? मटेरियल को क्रोमेटोफोर। फोर का मतलब होता है बियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पिगमेंट्स क्या होते हैं बताइए? प्रेजेंट होते हैं। और कौन से पिगमेंट? वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक सल्फर बैक्टीरिया होता है, एक नॉन सल्फर बैक्टीरिया होती है। नॉन सल्फर बैक्टीरिया को ही हम क्या नाम देते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर क्या पाए जाते हैं कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाई जाती है ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाई जाती है बी। किसके अंदर? नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर? अगर यही मैं सल्फर बैक्टीरिया की बात करूंगा तो सल्फर बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? वर्डिन पाई जाती है, क्लोरोफिल वर्डिन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल वर्डिन। जैसे आपको बाइलरुबिन, बाइलवर्लिन पढ़ाया जाता था, ऐसे ही शब्द यहाँ पे यूज होंगे, क्लोरोवर्डिन। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाएंगे? पर्पल बैक्टीरिया के अंदर पाए जाएंगे। इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, हैंग होने लगोगे। क्लियर? एक एक स्ट्रक्चर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी ज्यादा हो जाएगा ना, पहले इतना कर लेते हैं। टोटल 13 स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं। कितने? अब देख लीजिए कितने अभी तक पढ़े हो। मैक्स टू मैक्स 10 ही पढ़े होंगे। चलिए देखते रहिए, एक एक करके पढ़ाएंगे ना। सुन देते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है? अरे बोलिए। फिर उसके बाद ये तीनों मिला करके एक साथ एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल इनवलप। आपके एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम में हेडिंग डाली है सेल इनवलप्ड। देखिए डाली है, एंड सेल मॉडिफिकेशन। यानी सेल इनवलप एंड सेल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? सेल इनवलप ये बना रही है, सेल का मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। मॉडिफाई होकर के क्या बनाती हैं? मेसोसोम्स बनाती हैं। मॉडिफाइड होकर के क्या बनाती हैं? सेंट्रल मेसोसोम्स बनाती हैं। मॉडिफाइड होकर के यही कई सारे फिम्ब्राई, पिलाई, फ्लैजिला, सब के सब किसके मॉडिफिकेशन है बताइए? सेल मेम्ब्रेन। कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? सेल मेम्ब्रेन से। समझ आई बात? जो भी स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें अब उसी से पढ़ना है। क्लियर? तो उस चैप्टर में मत रहिएगा आप, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा रहे हैं तो यूनिट ऑफ लाइफ में आ गया है। क्लियर? तो हमारा एक कर्ज रह गया था, हमने कहा था इसको हम कहाँ पे पढ़ाएंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दौरान। क्लियर? तो ध्यान से एक तरफ से एक तरफ हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो हेडिंग डालते हैं हमारे पास सेल इनवलप एंड सेल मॉडिफिकेशन। सेल इनवलप एंड सेल मॉडिफिकेशन। हेडिंग हो गई हमारे पास सेल इनवलप एंड सेल मॉडिफिकेशन। क्लियर? शांति से बैठे रहेंगे जब तक बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? सुनते ध्यान से, बीच में चाँ चूँ मत करिएगा क्योंकि लास्ट समय है। क्लियर? कल तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अगर 2 दिन बाद मिलेंगे फिर से मुझे शुरुआत से पढ़ाना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता। क्लियर? तो सुनते ध्यान से, सेल इनवलप में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे क्या आता है बताइए? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन
आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल इन्वॉल्व्ड। जल्दी करिए, लिखते जाइए साथ साथ। पहला पॉइंट लिखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज, क्या बताइए, इज कॉल्ड एज सेल इन्वॉल्व्ड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सेल इन्वॉल्व्ड, इज अ पार्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व्ड। पहला ऑप्शन ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन, चौथा ऑल ऑफ दीज। आंसर ऑल ऑफ दिस। तीन के तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाते हैं बताइए, सेल इन्वेलप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल इन्वेलप बनाते हैं। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया। ठीक है, कौन कौन से, जल्दी लिखिएगा, स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया। कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होंगे बताइए, अरे बोलो। पहला राइबोसोम्स, और कौन सा राइबोसोम्स बताइए, 70s राइबोसोम्स सिर्फ और सिर्फ कहां नजर आएंगे आपको, बैक्टीरिया में नजर आएंगे। दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहां नजर आएंगे बताइए हमारे पास, अरे बोलिए, बैक्टीरिया के अंदर ही नजर आएंगे। सेल मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर सभी तरीके के बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जो भी बैक्टीरिया अगर मैं पढ़ रहा हूं, चाहे यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जिंदगी का कोई भी बैक्टीरिया हो, ये तीन स्ट्रक्चर बहुत ही मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर हैं। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या है बताइए, अरे बोलिए, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है बताइए हमारे पास। अगर मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं, अगर राइबोसोम से ना बताऊं तो मान चलिए बैक्टीरिया में नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं, अगर न्यूक्लियोइड नहीं बताया तो समझ जाइए सर बैक्टीरिया नहीं पढ़ाया है। अगर मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन नहीं पढ़ाया तो समझ जाइए मैंने बैक्टीरिया नहीं पढ़ाई। यानी विदाउट दिस स्ट्रक्चर, यानी ये तीन स्ट्रक्चर के बैक्टीरिया क्या है, इनकम्प्लीट है। समझ में आई बात। बाकी सेल वॉल किसी बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, किसी में नहीं पाए जाएंगे, फ्लैजेला पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। बाकी और स्ट्रक्चर सभी बैक्टीरिया में हो सकता है प्रेजेंट भी हो और हो सकता है नहीं भी प्रेजेंट हो, बट ये तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, चाहे माइकोप्लाज्मा ही क्यों ना हो। समझ में आई बात। यानी अगर जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताए, एक यू बैक्टीरिया पढ़ाया, साइनोबैक्टीरिया बताया, बोलिए, आर्की बैक्टीरिया बताया, माइकोप्लाज्मा बताया, फिर रिकेट्सिया बताया, क्लेमाइडिया बताया, अरे बोलिए, ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए सब के सब में क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे। सब के सब में किसमें क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियोइड पाए जाएंगे, और सबके सब में क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, सभी में पाए जाएंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है, क्लियर। अरे बैठ जाता भाई, वो दूसरी जगह बैठ जाते हैं। क्लियर, ऐसे लोगों को जगह मत दिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। क्लियर, क्या बोला हमने, द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट कहां पे, सभी बैक्टीरिया में। क्लियर, सभी बैक्टीरिया में हमारे पास कौन पाए जाएंगे, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड और सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। चलिए, सेल इन्वेलप में सबसे पहला पार्ट आता है। सेल इन्वेलप्ड में अगर मैं आपको सेल इन्वेलप्ड पढ़ा रहा हूं तो उनमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स आएगा। तो हेडिंग डालते हैं हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स। हेडिंग क्या होगी हमारे पास, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, समझाएं ग्लाइकोकैलिक्स, सुन रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग। क्लियर, एंड कंपोज्ड ऑफ, दूसरा पॉइंट, कंपोज्ड ऑफ
म्यूको पॉलीसेकेराइड, ये किसके मिलकर बने होते हैं बताइए? म्यूको पॉलीसेकेराइड, ये एक तरीके का मॉडिफाइड शुगर है। किसका शुगर है बताइए? अब आपको समझ में आने लगेगा कि मॉडिफिकेशन क्यों बोला, सेल इनवेलप एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है किसी न किसी के मॉडिफिकेशन होंगे। क्लियर? ग्लाइकोकैलिक्स जिस मटेरियल का बना है वो मटेरियल किसका मॉडिफिकेशन है? कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफिकेशन है, शुगर का मॉडिफिकेशन है। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं आउटर मोस्ट लेयर तो पाए ही जा रहे हैं। अब ये किस तरीके से अरेंज है, लूजली अरेंज है या टाइटली अरेंज है, उसके बेसिस पे हमारे पास बैक्टीरिया को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, एक स्लाइम लेयर में, एक कैप्सूल में। यानी बैक्टीरिया हमारे पास दो तरीके के हुए, बैक्टीरिया हमारे पास दो तरीके के हुए। किसके बेसिस पे बताइए? बैक्टीरिया को हमने दो भागों में डिवाइड किया, किसके बेसिस पे बताइए? ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिस पे। ठीक है, एक हमारे पास क्या है बताइए? स्लाइम लेयर आए, और एक हमारे पास कैसे आए? कैप्सूल आए। जल्दी करिए, साथ साथ लिखते रहिए, जहां ना समझ में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। एनसीईआरटी के टू दी पॉइंट चल रहे हैं, एक एक स्टेप। ठीक है, आप रीडिंग कर लीजिएगा एनसीईआरटी। भले ही एनसीईआरटी नहीं देख रहा हूं मैं, बट एनसीईआरटी नोट्स पढ़ने के बाद पढ़िएगा। बट क्लियर? स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। समझाए? स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल सुनते ध्यान से। आउटर मोस्ट जो कवरिंग आपको बताई गई थी, क्लियर? आउटर मोस्ट कवरिंग जो बताई गई थी, ये कुछ व्हाइट कलर का बताया था हमने, देख लीजिए डायग्राम में। क्लियर? इतना याददाश्त कमजोर है मालिक, कैसे काम चलेगा? आउटर मोस्ट क्या है? यानी कलर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्लियर? इनके अंदर सेल वॉल बनाया था, इनके अंदर सेल वॉल बनाया था, फिर इसके अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई थी, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन बनाई थी। सेल वॉल से टाइटली पैक्ड कौन सा है? ये वाला मटेरियल है, ये वाला? अरे बोलिए, कैप्सूल है। यानी अगर इनकी हम बात करें तो ये कैसी होती है? थिन दिखाई दे रही है। ये आपको कैसी दिखाई दे रही है? ठीक दिखाई दे रही हैं? अरे बोलिए, ये आपको लूजली अरेंज्ड दिखाई दे रहे हैं, लूजली पैक्ड दिखाई दे रही हैं, ये आपको टफ नजर आ रही है। क्लियर? अरे बोलिए, दूसरा पॉइंट, कंपोज्ड ऑफ म्यूको पॉलीसेकेराइड। ये किसकी बनी होती है? म्यूको पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जबकि ये बनी होती है कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड प्लस पेप्टाइड ग्लाइकेन। जल्दी करिए। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की जगह पॉलीपेप्टाइड लिख लीजिएगा, पॉलीपेप्टाइड। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास बात की जाएगी इनके फंक्शन की, स्लाइम लेयर ये हेल्प करते हैं कॉलोनी फॉर्मेशन में। किसमें मदद करते हैं बताइए? कॉलोनी फॉर्मेशन में। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। स्लाइम लेयर का मतलब क्या समझते हैं? चिपचिपा होना। अरे स्लाइम नहीं खेले हो क्या बचपन में? अभी भी खेलते हो ना? तो जहां पे चिपचिपापन आएंगे तो सबके सब एग्रीगेट होंगे ना बैक्टीरिया, और जहां पे सब बैक्टीरिया एग्रीगेट होंगे वहीं पे कॉलोनी बनेगी ना। अरे बोलिए,
जहां पे यहाँ कैप्सूल हमारे पास पाए जाएंगे तो ये क्या करती है, हेल्प करती है प्रिवेंट फ्रॉम WBC। यानी ये किसकी तरह एक्ट कर रही है बताइए, एक्ट एज रेजिस्टेंट। आप हमें बताइए कौन सा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट पैदा करता है, बोलिए यही, ठीक है। यानी कैप्सूल हमारे पास पैथोजेनिक होता है, बोलो भाईजान, बात सही है। कौन सी बैक्टीरिया पैथोजेनिक है बताइए, कैप्सूल वाले। अब आपको समझ में आ गया होगा R स्टैंड बैक्टीरिया और S स्टैंड बैक्टीरिया में से कौन से हमारे पास कैप्सूल वाले थे। चलिए सुनते हैं सर, अगर हम कैप्सूल की ही बात करते हैं, कैप्सूल अगर प्रेजेंट होगा, हमने क्या बोला, इफ कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो S स्ट्रेन बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरिया, S स्ट्रेन, ठीक है। अगर हमारे पास कैप्सूल अगर अब्सेंट होगा, यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है ये S स्ट्रेन R स्ट्रेन, ठीक है, ये जिंदगी में आएगा दोबारा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे, क्लियर। तो यहाँ पे इफ कैप्सूल क्या होगा, अब्सेंट होगा, तो कैसे बैक्टीरिया, बोलिए R स्ट्रेन। जल्दी करिए, इनमें से वायरुलेंट कौन सा है बताइए, S स्ट्रेन या फिर S या फिर R, जल्दी करिए लिख लीजिएगा, यही पैथोजेनिक होगा ना, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास सेल वॉल। 13 स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर हमारा खत्म होता है, दूसरा आता है सेल वॉल, आगे बढ़ जा रहे हैं। चलिए दूसरी हेडिंग हमारे पास है सेल वॉल, लिखेंगे सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर, जल्दी जल्दी करिए, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर मेडअप ऑफ, दूसरा पॉइंट मेडअप ऑफ किसका मिलकर के बना है बताइए, मेडअप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन, किसका बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। क्लियर, अब सुनते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन में हमने कितने तरीके के कंपोनेंट बताए थे बताइए, एक नाम बताया था, एक नाक बताया था, ग्लूकोज बताया था, गैलेक्टोज बताया था, अरे बोलिए मैनोज बताया था। चलिए नाम का फुल फॉर्म, अरे बोल, समय नहीं अपने पास, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, चल भाई बता, एन एसिटाइल, मर जाओ, ग्लूकोजामाइन। जल्दी करिए, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, कैसे बनेगा बता दे, पूछा नहीं जाएगा फिर भी बता दूं, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं किसी ग्लूकोज को मैं NH2 ग्रुप जोड़ता हूं, क्या जोड़ा मैंने, NH2 जोड़ा, तो ये अमीनो ग्लूकोज हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलिए। और जब अमीनो ग्लूकोज को मैं रिएक्शन कराता हूं विद एसिटिक एसिड से, CH3COOH से, तो यहाँ पे क्या बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बनता है। मेरे अंदर की केमिस्ट्री जगाना चाहते हो क्या, इतने में ही समझ जाओ, इससे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती, क्लियर। हाँ, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं करा पाएंगे हम।
ग्लूकोज है। अगर यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ बीटा डी ग्लूकोज, ये किसका स्ट्रक्चर है? बीटा डी ग्लूकोज का। अगर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं NH2 एट सेकेंड कार्बन पर, सेकेंड कार्बन जो होता है हमारे पास, क्लियर, ये वाला सेकेंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, 6 कार्बन का हमने पढ़ाया, क्लियर। सेकेंड कार्बन हमारे पास क्या होता है कि ये एनोमेरिक कार्बन होती है। कैसी कार्बन होती है? सर ने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया होगा, इनेंशियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सब एनोमेरिक कार्बन पढ़ाया होगा, ठीक है। कार्बन के राइट साइड का हमेशा जो कार्बन होता है सबसे छोटा कार्बन होता है, और छोटे कार्बन का हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। चलिए अब मैं पढ़ाऊंगा बायोमॉलिक्यूल, आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो कसर छूट जाएगी, रोहित सर से मैं हूं ना, ठीक है। केमिस्ट्री कितनी खराब है फिर भी कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम हमारा, ऐसा ही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए तुम्हारे अंदर, क्लियर। सुनते ध्यान से, सेकेंड कार्बन पे हमारे पास OH ग्रुप। अब OH ग्रुप को यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, इसकी जगह पे रिप्लेस करना है, ठीक है, NH2 ग्रुप से। चलिए करिए रिप्लेस्ड। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? NH2 आ गया, क्लियर। H OH H OH, कितना आसान लगता है ना, क्लियर। फिर इसको मैंने क्या कराया, रिएक्शन कराया विद किसके साथ? CH3 COOH के साथ, क्लियर। तो CH3 COOH के साथ रिएक्शन कराने पे हमारे पास कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। यह हमारे पास नाग है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए सुन लेना। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। टोटल हमारे पास जो सेल वॉल बने होते हैं इन्हीं 2 कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। क्या क्या होगा? नाम होंगे, नाम होंगे, नाम होंगे, नाम होंगे, नाम, क्लियर। और क्या बने होंगे? किसका मोबाइल गिर रहा है भाई? दे दे, हमें गरीबी चल रही है हमारी। कोई एक्सचेंज करेगा? सुन दे ध्यान से, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये 2 कंपोनेंट है, क्लियर। इन्हीं से हमारा क्या बना हुआ है? सेल वॉल बना हुआ है। इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड होगा ना। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? बोल नहीं रहे हो? इनके बीच में बॉन्ड होगा कि नहीं? क्लियर। क्या इनके बीच में भी बॉन्ड होगा क्या? क्या इनके बीच में भी बॉन्ड होगा? क्लियर। क्या इनके बीच में भी बॉन्ड होगा क्या? बॉन्ड बनाना कितना कठिन काम है ना। सुनते रहे, बॉन्ड बनाया। अब हमें बताइए इनके बीच का जो बॉन्ड होगा इनका क्या नाम होगा? ठीक है, तो कौन से कार्बन से जुड़ने की संभावना होती है? एक अगर हम ग्लूकोज की बात करें, पीछे लेकर के जाएं, तो इनका जो पहला कार्बन होता है और ये जो चौथा कार्बन होता है, यही एक दूसरे से जुड़ेंगे। बोलिए बात सही है? फ्री कार्बन कौन सा है किसी भी ग्लूकोज के अंदर? पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। यहीं से जुड़ना होता है कि अगर किसी भी कंपाउंड को जुड़ना होगा। तो इनके पास क्या पाया जाएगा? बीटा 1,4
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। कौन कौन सा बॉन्ड? इनके बीच में एक बॉन्ड होगा, तो क्या बॉन्ड होगा? बीटा 1,4 N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। आप क्या लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा, ठीक है। लिंकेज लिखना चाहते हैं तो लिंकेज, नहीं तो फिर बॉन्ड लिखना चाहते हैं बॉन्ड। जल्दी करिएगा। इस ब्रिज को नाम देते हैं हम क्रॉस ब्रिज। क्या नाम देते हैं? क्रॉस ब्रिज। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको अभी 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक काम कैसे करती है जब इनके बीच का सेल वॉल का बॉन्ड टूटता है। समझ में आई बात? एंटीबायोटिक हमारे ऊपर कैसे वर्क करती है? कोई भी अगर बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट की है तो उस बैक्टीरिया का सेल वॉल ब्रेकडाउन होता है। कौन सा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। उस बैक्टीरिया को मारना होगा तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना होगा? क्रॉस ब्रिज। समझ में आई बात? यही हम एंटीबायोटिक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ग्लूकोज में अमीनो एसिड का रिएक्शन कराया तो क्या हुआ? अमीनो ग्लूकोज। फिर वहां पे मैंने क्या ऐड किया? म्यूरेमिक एसिड। तो क्या बनेगा? नाम। म्यूरेमिक एसिड किस कार्बन पे? ये याद रखना है, ठीक है। बीटा 1,4 N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ, बैक्टीरिया किल होगी, अभी करा रहे हैं ना। चलिए बताइए, लिखेंगे हमारे पास नाम और नाग। अरे पूरा नाम लिखवाने में समय चाहेगा ना, ठीक है। नाम और नाग, नाम और नाग is joined by किसके द्वारा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। चलिए रिमार्क डाल करके कुछ बातें लिखेंगे। रिमार्क में सबसे पहला पॉइंट, पेनिसिलिन जो होती है एंटीबायोटिक, वो क्रॉस लिंकेज बनने नहीं, बीटा 1,4 को ब्रेक करती है। क्या करती है? ब्रेक करती है और क्रॉस लिंकेज बनने नहीं देती। तो लिखेंगे पेनिसिलिन इज नॉट अलाउड, पेनिसिलिन इज नॉट अलाउड। क्या अलाउ नहीं करती बताइए? क्रॉस लिंकेज या हम सिंपली लिंकेज लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिंकेज बनने ही नहीं देगी। जब लिंकेज बनने ही नहीं देगी तो क्या एंटीबायोटिक हमारे ऊपर वर्क करेगी? सॉरी, क्या बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक कर पाएगा? नहीं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहूं लाइसोजाइम, क्या बोला? लाइसोजाइम्स ये ब्रेक करती है किसको? क्रॉस लिंकेज को। किसको ब्रेक किया? क्रॉस लिंकेज को। और ब्रेक करती है किसको? बीटा 1,4 N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये इसको ब्रेक करती है। अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या होता है? लाइसोजाइम किसको ब्रेक करेगी बताइए?
लाइसोजाइम ब्रेक सेल वॉल। लाइसोजाइम सेल वॉल को ब्रेक कर देगी कि नहीं कर देगी? जल्दी करिए, सुन देते हैं सब। दूसरा पॉइंट, रिमार्क, ये पीवाईक्यू पूछा गया है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्लियर? पता नहीं चलेगा कहां से पूछा गया है, क्लियर? क्वेश्चन में क्या किया गया था, ध्यान सुनेंगे। ये हमारे पास एक सेल वॉल है और इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ग्लाइकोकैलिक्स को गोली मारो, ठीक है? हमारा फोकस किस पे है? सेल वॉल पे है, ठीक है? अगर इसके ऊपर हम लाइसोजाइम, इसके ऊपर अगर हम लाइसोजाइम डालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है बताइए? सेल मेम्ब्रेन ही तो बचेगा। अरे बोलो, ये क्या करते हैं लाइसोजाइम्स, ये मैं आर्टिफिशियली रिमूव कर रहा हूं। क्या रिमूव कर रहा हूं? आर्टिफिशियली रिमूव दी सेल वॉल। कहानी सुनोगे? चलिए कहानी सुनाते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट ने हमारे पास इस बैक्टीरिया के ऊपर लाइसोजाइम्स डाला, और वो भी कहाँ पे? तुम्हारे घर के आसपास, ठीक है? लंदन में एक लेबोरेटरी पाई जाती थी, ठीक है? लंदन के लैब में एक लिस्टर नाम का, ठीक है, कंपाउंड था। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया बनाई गई, तो सेल वॉल को वहां पे लाइसोजाइम्स की मदद से क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जो बैक्टीरिया बनी, उस बैक्टीरिया का नाम था एल फॉर्म बैक्टीरिया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आपसे पूछा जाएगा एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या है? एल फॉर्म का मतलब क्या समझेंगे? लिस्टर, न कि लंदन। समझ आई बात? तो यानी हमारे पास जो बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया किस टाइप की बैक्टीरिया बनी? एल फॉर्म बैक्टीरिया बनी। और एल फॉर्म बैक्टीरिया में एल क्या है? लिस्टर है, ठीक है? इसके बेसिस पे, एल फॉर्म के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो तरीके से मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक होता है हमारे पास सेल वॉल लेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्लियर? एक होता है हमारे पास सेल वॉल लेस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आपके जहन में यही होगा, अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पढ़ाए नहीं, तब तक यही पढ़ाने लगे, ठीक है? 1 मिनट के लिए ये याद रख लो, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस में लिखवा दूंगा, क्लियर? जल्दी करिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट। अगर कभी भी जिंदगी में पूछा जाएगा व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? सेल वॉल, ऐसी बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल तो नहीं पाई जा रही है, मगर वो बैक्टीरिया कैसी है? पॉजिटिव है, ठीक है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास अगर सेल वॉल नहीं पाया जाता, ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को क्या नाम देते हैं? स्फेरोप्लास्ट। क्लियर? जल्दी करिए, तुरंत हेडिंग डाल करके डिफरेंस लिख लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये पीवाईक्यू है, आप देखेंगे तो आई थिंक हमें लग रहा है 2016 का ही है क्वेश्चन, क्लियर? याद नहीं आ रहा है कब का है, बट पीवाईक्यू में दिया गया है। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, बिना नोट्स पढ़े एनसीईआरटी मत पढ़ना, नहीं तो हम ही को गाली दोगे, क्लियर? पहले नोट्स पढ़ना, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 5 मिनट भी नहीं लगे एनसीईआरटी पढ़ने में। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये पढ़ोगे तो दिक्कत होगी आपके लिए। एनसीईआरटी की लाइन जल्दी समझ में नहीं आएंगी, खासकर ये सेलुलर वाले, ठीक है? जितने भी हमारे पास एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और ये सब हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ड, इनके टर्म बहुत हैवी हैवी दिए हैं, क्लियर? आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, घमंड है, तो घमंड चकनाचूर कर देगा इस एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो, क्लियर? अच्छे अच्छों की इंग्लिश खराब किया है इसने, तो पढ़ नहीं पाएंगे आप। उसी लैंग्वेज को एकदम सिंप्लीफाई करके मैं लिखवा रहा हूँ। नो भरोसा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना,
ऐसे ऐसे टर्म मिलेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा आपका। नोट्स पढ़ने के बाद आप, मैं बता रहा हूं ना, दुनिया का कोई भी मॉड्यूल लगाएंगे हमारे पास पूछने नहीं आएंगे आंसर, सब के सब मिल जाएगा आपको। समझ रहे मेरी बात? इतना तो है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स डीपीपी लेकर के बैठिएगा, तब आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। बता तो रहने, चाहे जहां का मॉड्यूल लगा लो। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए सुन देते हैं सिर्फ। अब सेल वॉल के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं? बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। पहला ग्रुप है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है हमारे पास ग्राम निगेटिव। जल्दी करिए। सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। हो गया? चलिए ग्राम निगेटिव में लिखेंगे हमारे पास, ग्राम निगेटिव में लिखेंगे हमारे पास पहला पॉइंट नाम एंड नाग। अच्छा पहले ग्राम पॉजिटिव में लिखा है, चलिए ग्राम पॉजिटिव में लिखेंगे नाम और नाग। मोस्ट अबेंडेंट, इनमें जो कंपोजिशन होता है नाम और नाग का, वो बहुत ही मोस्ट अबेंडेंट होता है, सबसे ज्यादा होता है। सो थिक सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है बताइए? कैसी सेल वॉल होती है बताइए? थिक सेल वॉल होती है। वजह, वजह बताइए? नाम और नाग क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्लियर? चलिए इनमें लिख लेंगे थिन सेल वॉल, तो रीजन तो पता चल जाएगा ना। अगर थिन सेल वॉल बोला है तो क्या समझेंगे? नाम और जो नाग है वो क्या है बताइए? उनका अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, हो गया। दूसरा डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है, इनकी स्टेनिंग अगर हम कराते हैं तो ये इनकी स्टेनिंग क्या होती है? रिटेन रहती है। इनकी जो स्टेनिंग होती है वो कैसी रहती है बताइए? रिटेन रहती है। ठीक है, जबकि इसकी स्टेनिंग कराने के बाद क्या हो जाती है? स्टेनिंग लूज हो जाती है। जल्दी करिए। हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे पिलाई एंड पोरिन्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर पिलाई एंड जो पोरिन होगा, ठीक है, पिलाई एंड पोरिन्स, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट, सॉरी, ठीक है, प्रेजेंट इनके अंदर रहता है। पिलाई एंड पोरिन्स इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। क्लियर? ग्राम पॉजिटिव में लिखेंगे मीजोजोम्स प्रेजेंट। इनके अंदर मीजोजोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट। और इनके अंदर मीजोजोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट। हमारा तो मेन मुद्दा है एग्जाम्पल। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है बताइए? एग्जाम्पल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखेंगे फ्रैंकिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस। इनका एग्जाम्पल लिखेंगे फ्रैंकिया, स्ट्रेप्टोकोकस। हो गया। इनके एग्जाम्पल लिख लेंगे साइनोबैक्टीरिया,
राइजोबियम, माइकोप्लाज्मा, इकोलाई। अब तो समझ में आ गया माइकोप्लाज्मा कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इकोलाई कैसी है, ग्राम निगेटिव है। चलिए एक सच्चाई बताएं, इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा या पूछा गया है वो मैं बता रहा हूँ। रिमार्क लिखिए। अगर मैं कभी भी जिंदगी में आपसे ग्राम पॉजिटिव बोलूं, ग्राम पॉजिटिव अगर बोलूं तो समझ जाइए सिंगल लेयर्ड होती है। सेल वॉल कैसी होती है बताइए इनकी, सिंगल लेयर होती है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। जल्दी करिए। और किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। अगर मैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोल रहा हूं तो डबल लेयर्ड सेल वॉल। कैसी सेल वॉल, कैसी सेल वॉल बताइए, डबल लेयर्ड सेल वॉल। एक आउटर सेल वॉल, एक इनर सेल वॉल। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। क्लियर? एक आउटर सेल वॉल और एक इनर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल जो होती है लाइपो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और जबकि इनर सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। जल्दी करिए थोड़ा। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स हमारा खत्म होता है। ये तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे अब 10 पॉइंट और बचे हुए हैं, 11-12 पॉइंट। क्लियर? सुन ध्यान से। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ये थर्ड आउटर मोस्ट लेयर है। बोलिए, तो शर्म क्यों कर रहे हो, लिखो ना थर्ड आउटर मोस्ट लेयर। जल्दी करिए। थर्ड आउटर मोस्ट लेयर, कॉमन स्ट्रक्चर फॉर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। बोली बात सही है? सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा कि नहीं? कॉमन स्ट्रक्चर फॉर किसके लिए बताइए, यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। बोली बात सही है? चाहे मैं प्लांट सेल्स बोलूं या फिर मैं एनिमल सेल्स बोलूं, दोनों के लिए सेम है कि नहीं? जल्दी करिए। प्लांट सेल पढ़ाया तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, जब एनिमल सेल पढ़ाया तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं तो, चाहे मैं यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं तो सेल मेम्ब्रेन जरूर दिखेगा। क्लियर? मेडअप ऑफ लिपिड बाइलेयर, मेडअप ऑफ लिपिड बाइलेयर। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं लिखवाएंगे। क्लियर? बाकी लिखने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, यूनिट ऑफ लाइफ में, वहां पे सेल मेम्ब्रेन बहुत डिटेल में पढ़ाया है। क्लियर? चलिए, इसके आगे स्ट्रक्चर की बात अब ना करें तो ठीक ही है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, चाहते तो 20 मिनट इसी में लगा देते, बट उसका कोई फायदा है नहीं हमारे में। क्लियर? अब बात आती है, इसी के अंदर एक सेल सरफेस आता है। हेडिंग क्या है हमारे पास,
सेल सरफेस, जल्दी करिए। हेडिंग हमारे पास सेल सरफेस या सेल स्ट्रक्चर, सेल सरफेस या सेल स्ट्रक्चर। सुनते ध्यान से। सेल सरफेस के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, क्लियर। एक हमारे पास यहाँ पे ये बेसल बॉडी में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। यह हमारे पास हुक्स होते हैं, यह हमारे पास फिलामेंट होते हैं। यानी ये फ्लैजेला हम बनाना चाह रहे हैं आपसे। क्या बताना चाह रहे हैं? हमारा मेन मकसद फ्लैजेला नहीं है, हमारा मेन मकसद है ये 3 पार्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पे कभी भी इस जनरल पॉइंट में अगर मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ लाइपो पॉलीसैकेराइड, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? आउटर सेल वॉल। क्या समझेंगे? आधा से ज्यादा लोग गलती करेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, अब पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? अगर लाइपोपॉलीसैकेराइड समझेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बनाया है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि उसके अंदर आउटर वाला पाया जा रहा है, इनर वाला मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। डबल लेयर्ड सेल वॉल पाए जाते हैं ना ग्राम निगेटिव में। यहाँ पे अगर मैं पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड अगर लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ? पॉलीपेप्टाइड लिख रहा हूँ। ये क्या धमाका हो रहा है भाई? यूक्रेन रसिया यहीं आ गए क्या? अगर यहाँ हमला हो तो पहले मुझे निकालने की जरूरत है ना, मुझे बाहर निकलना जरूरी है, तुम लोग मरना यहीं पे, क्लियर। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब हम क्या समझेंगे? ये इनर वाला पार्ट है, ये आउटर वाला पार्ट है, क्लियर। अगर मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है, ये लिपिड लेयर बोला मैंने, ठीक है, तो क्या समझेंगे? सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। चलिए बताइए, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच में गैप को हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? क्लियर। डायग्राम बनाइए। अच्छा 3 क्वेश्चन PYQ के कराते हैं, ठीक है। रिमार्क डाल करके, अगर रिमार्क डाल दिया तो समझ जाइए मैं क्या करा रहा हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्लियर। आपको PY करने की जरूरत नहीं है, सब रिमार्क में करा रहा हूं। डरा रहे हैं क्या ये लोग? वाह नहीं, जल्दी करो, एक भी डायग्राम छूटना चाहिए। L है, P है, S है, M है, ठीक है। अरे कुछ नहीं, L का मतलब लाइपो, P का मतलब पॉलीपेप्टाइड, S का मतलब पेरिप्लाज्मिक स्पेस, M का मतलब मेम्ब्रेन।
ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है याद करने की। क्लियर? ये मैं एक स्ट्रक्चर पढ़ाया हूँ किसका, ये फ्लैजिला का। सेल सरफेस में सबसे पहला हेडिंग क्या है हमारे पास, सबसे पहला हेडिंग क्या है, फ्लैजिला। ठीक है। अब सुनते ध्यान से, अगर मैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस लिखाऊं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है। चलिए सबसे पहला डिफरेंस लिखेंगे, सबसे पहला डिफरेंस लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है, तो लिखेंगे मेडअप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये किसका बना होता है, मेडअप ऑफ भी लिखना है। क्लियर? तो मेडअप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन ये किसके बने होते हैं, मेडअप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किसका बना होता है बताइए, फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होता है वो कैसा प्रोटीन है, कॉन्ट्रेक्टाइल या नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, बोलिए। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होती है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। कैसा है, ये कैसे होते हैं ट्यूबुलिन, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। आप हमें बताइए अब देख सोच समझ करके, मूवमेंट में मदद कौन करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल या नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, अरे बोलिए। कॉन्ट्रेक्टाइल ही तो मदद करेगा, तो यानी ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा डिफरेंस लिखेंगे, इनके पास जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन, इनके छोटे छोटे 4 यूनिट्स जुड़े रहते हैं, ये 4 यूनिट्स मिलकर बने होते हैं। ये किसके यूनिट हैं बताइए, मोनोमर है हमारे पास, किसके मोनोमर, फ्लैजिलिन के। क्लियर? इनका जो अरेंजमेंट होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, 4+4 अरेंजमेंट होता है। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है बताइए, 4+4 अरेंजमेंट होता है, वो भी कैसा, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं बताइए, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 4 हो गए, फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, स्पाइरली अरेंज होंगे कुछ इस तरीके के। क्लियर? तो ये स्पाइरली अरेंज होते हैं किसमें बताइए, 4+4+4 में अरेंज। जबकि हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट कोई मुझे बताएगा, मैं ही बताऊंगा, 9+2 अरेंजमेंट। याद आ रही है? चलिए तीसरा डिफरेंस, अभी डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद कोई 1-2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी अलग से लिखवा दूंगा। क्लियर? चलिए, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ कितने कंपोनेंट है बताइए, अरे अंधे देख के बता कितने कंपोनेंट है, बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट। कंपोज्ड ऑफ किससे किससे, अरे देख के बता भाई, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। क्लियर? ये किससे मिलकर के बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ राइजोब्लास्ट, बेसल बॉडी
बेसल बॉडी, सेफ्ट। जल्दी करिए, ये बात याद रखना है। इनमें राइजोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, इनमें हुक्स होते हैं, फिलामेंट होते हैं, सेफ्ट होते हैं, बेसल बॉडी, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर कॉमन है बताइए प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में? बेसल बॉडी। समझ आई बात? बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी करें, आगे करें। तो यानी ये चीजें मैं बता रहा हूं आपसे, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस। एक डिफरेंस और है, एक डिफरेंस और है, लिखेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में डिफरेंस। नेक्स्ट वाला डिफरेंस देखेंगे, कौन सा डिफरेंस है? चौथा डिफरेंस है। चलिए प्रोकैरियोटिक वाले में देखेंगे, इनके पास जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स across the membrane of bacteria। आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स में ना, ईएमएफ वगैरह। अरे बोलिए, किसे कहते हैं ईएमएफ? सिंपल तरह से एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल से एक दूसरे पोटेंशियल में पहुंचाने के लिए जितना फोर्स लगाया जाए, ठीक है। सेम यहाँ पे भी एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होता है कि जब किसी भी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस अगर हमारे पास पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं तो एक पॉजिटिव आयन परमिएबल हो जाता है हमारे पास, किसके लिए? मेम्ब्रेन, इस प्रोटॉन के लिए। तो जब जब प्रोटॉन निकलेंगे तब तब वहां पे एनर्जी निकलती थी, याद आ रही है? जब वो एनर्जी क्या करती थी, वही एनर्जी से हमें क्या मिल जाते हैं? ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनते हैं, ठीक है। और इसकी ही मदद से क्या बनाते हैं? ये फ्लैजेला मूवमेंट करता है। जबकि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला, चलिए मूवमेंट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला बताइए। अरे कॉलेज बोले फ्लैजेला का मूवमेंट बाई 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 चलो डाइनिन प्रोटीन, सुना है नाम? ये क्वेश्चन में पूछा गया है एक बार, क्लियर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है एम्स 2012, औकात से बाहर चला गया ना तुम लोगों के। तक मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है, सर्कुलर टाइप के, रोटेशनल की तरह, क्लियर। जबकि हमारे फ्लैजेला का मूवमेंट कैसा होता है? वेव लाइक होती है। नहीं समझ पाए? यानी इनके अंदर का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है बताइए? रोटेशनल मूवमेंट होता है। जबकि हमारे यहाँ का कैसा होता है? वेव लाइक मूवमेंट होता है। बहुत हो गया डिफरेंस, रहने देते हैं ना। हो गया, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, आगे बढ़े। चलिए सुन रहे से, अब हमारे पास जो फ्लैजेला है, ठीक है, फ्लैजेला के कितने पार्ट हैं इनके बताइए? फ्लैजेला के कितने पार्ट? एक बेसल बॉडी, दूसरा हुक्स, तीसरा फिलामेंट, ठीक है। फ्लैजेला किस में मदद कर रही है? हेल्प इन लोकोमोशन में, क्लियर। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो विदाउट फ्लैजेला हैं क्या? अरे बोलिए, जितने भी हमारे पास ऑटोट्रॉफ होते हैं उनको क्या जरूरत है दूसरे भागने की? बोली बात सही है। तो जितने भी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें हमारे साइनोबैक्टीरिया भी आएंगे, उनमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती, ठीक है। तो लिखेंगे हमारे पास बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला। जल्दी करिए, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला
क्लियर? चलिए सबसे पहला एग्जांपल लिखेंगे विदाउट फ्लैजेला में। साइनोबैक्टीरिया कैसे है विदाउट फ्लैजेला? कोकस, माइकोप्लाज्मा, ये 3 बैक्टीरिया ऐसी हैं जिनके पास क्या पाई जाती हैं? फ्लैजेला नहीं पाई जाती है। ठीक है, हो गया। सुनेंगे, इन अगर किसी के पास फ्लैजेला नहीं पाई जाती उसके लिए मैं टर्म यूज करता हूं ए ट्राइकस। क्या टर्म यूज करता हूं? यानी जो फ्लैजेला टर्म है, फ्लैजेला के लिए कैसा टर्म यूज किया जाता है बताइए? ट्राइकस टर्म यूज्ड होता है। कैसा टर्म यूज्ड होता है बताइए? ट्राइकस टर्म यूज होता है। जल्दी करिए। चलिए, नंबर ऑफ फ्लैजेला। चलिए बताइए, ये एक बैक्टीरिया है, इनके पास फ्लैजेला नहीं पाई जा रही है, तो क्या बोला जाएगा? ए ट्राइकस। इनके पास एक बैक्टीरिया है, एक सिंगल फ्लैजेला पाई गई, तो क्या बोला जाएगा? बोलिए। मोनोट्राइकस। अगर कोई भी ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे भी फ्लैजेला, यहाँ पे भी फ्लैजेला, तो उनको मैं क्या बोलूंगा? एम्फी ट्राइकस। अगर ये एक फ्लैजेला यहाँ पे एक ही जगह पे पाया जा रहा है, लोफोट्राइकस। क्लियर? चारों डायरेक्शन में पाया जा रहा है, 1 2 3 4, तो पेरीट्राइकस। पूरे संसार में एक भी जगह नहीं है जहां पे ये न छूटे हों, पूरे बॉडी के हर एक पार्ट पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? सिफेलो ट्राइकस। जल्दी करिए। चलिए हेडिंग डालते हैं पिलाई। सिंगल के लिए मैं टर्म यूज करता हूं पाइलस। ठीक है, पिलस या पाइलस कुछ भी करिए। क्लियर? चलिए सुन दे ध्यान से। पहला पॉइंट, मेडअप ऑफ कैसी प्रोटीन? मेडअप ऑफ कैसी प्रोटीन? पाइलिन प्रोटीन या पिलिन प्रोटीन। ठीक है, पिलिन प्रोटीन एक तरीके का नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। कैसा है बताइए? क्या ये मदद करेगा मूवमेंट में? बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? यानी ये हमारे पास मूवमेंट में मदद नहीं करता। ध्यान समझेंगे, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है। क्लियर? इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई गई। ये जो पिलाई कहलाई, ये लॉन्गर पिलाई कहलाई। कैसी पिलाई? और इनकी बॉडी पे कुछ इस तरीके की भी पिलाई नजर आए, कुछ इस तरीके की भी पिलाई नजर आए, जिसको हमने नाम दिया शॉर्टर पिलाई। क्या नाम दिया? शॉर्टर पिलाई नाम दिया। ठीक है, किसके नंबर ज्यादा हैं, लॉन्गर पिलाई के या फिर शॉर्टर पिलाई के? शॉर्टर पिलाई के। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट हमें यही बात याद रखना है कि लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? स्मॉल नंबर में होते हैं। डायग्राम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी पॉइंट लिख लेते हैं। इनको मैं बोलता हूं आल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्टिव पिलाई। इनका दूसरा नाम इन्फेक्टिव पिलाई, या इसी को मैं नाम देता हूं फिम्ब्रई। अब तो समझ में आ गया होगा फिम्ब्रई और पिलाई में क्या डिफरेंस है।
क्लियर। फिम्ब्रई कैसा है? इन्फेक्टिव पिलाई का ही दूसरा नाम क्या है? फिम्ब्रई है। क्लियर। ये मदद करते हैं हमारे पास किसमें? अटैचमेंट में। कहां पे मदद करते हैं? अटैचमेंट में मदद करते हैं। क्लियर। तो लिखेंगे हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट। ये किसमें मदद कर रहे हैं? हेल्प इन अटैचमेंट, ये अटैचमेंट में मदद कर रहे हैं। क्लियर। अटैचमेंट में मदद करने के साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं कहां पे? प्रेजेंट इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया? पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। लार्जर पिलाई में हमारे पास लिखेंगे, इनको हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं या एफ पिलाई बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, इधर देखिएगा, इनको मैं बोलता हूं एफ पिलाई। डायरेक्ट अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछा गया था एक बार, एफ पिलाई इज रिजेंबल विद, लोग डायरेक्ट एफ का मतलब सेटिंग कहां गए? फिम्ब्रई में। क्लियर। मैक्सिमम लोगों की सेटिंग बैठ गए, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारी सेटिंग पे ही चल रही है। क्लियर। एफ हमें जहां दिखा हम तुरंत फिम्ब्रई पे गए, और फिम्ब्रई जहां दिखा तुरंत सॉर्टर पिलाई पे चले गए। क्लियर। एफ पिलाई किसे कहते हैं हम? लार्जर पिलाई को। ठीक है। और एफ पिलाई को ही हम नाम देते हैं सेक्स पिलाई। यानी ये किसमें मदद करता होगा? रिप्रोडक्शन में। अरे बोलिए। तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन कंजुगेशन। अब कहोगे सर जी कंजुगेशन क्या है? कंजुगेशन एक तरीके का क्या है हमारे पास? रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। 3 तरीके के रिप्रोडक्शन हम पढ़ाते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसडक्शन, एक कंजुगेशन। 3 तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये फॉल्स रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का तरीका किसी भी तरीके से समझ में आ जाए बस। एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करती है, वही एक तरीके का रिप्रोडक्शन हो जाता है। क्लियर। और जब ये रिप्रोडक्शन होते हैं, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को या तो फिर मैं कंजुगेशन बोलूंगा, या तो फिर क्या बोलूंगा? ट्रांसडक्शन बोलूंगा, या तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलूंगा। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके दौरान हम क्या करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। समझ आ रही बात? जल्दी करिए। हो गया? चलिए रिमार्क लिखते हैं हम नोट डाल करके। इफ लार्जर पिलाई प्रेजेंट, क्या बोला? इफ लार्जर पिलाई प्रेजेंट है किसी भी बैक्टीरिया में, मेल बैक्टीरिया और फीमेल बैक्टीरिया पहचानने का तरीका। अब आप कहोगे सर जी इसमें भी मेल फीमेल होते हैं? होते हैं। क्लियर। मेल बैक्टीरिया और फीमेल बैक्टीरिया को पहचानने का तरीका कैसे होगा? एक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें भी पहचानना है हमें। समझ रहे मेरी बात? यानी क्या है कि मेल बैक्टीरिया और फीमेल बैक्टीरिया को अगर पहचानना है, तो अगर किसी के अंदर लार्जर पिलाई प्रेजेंट है तो समझ जाइए वो कैसा है? मेल है। या फिर इसी को हम F+ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसी को हम बोलते हैं डोनर बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया बताइए? हमेशा देने का काम करते हैं ये, इसलिए हमने क्या बोला इनको? डोनर बैक्टीरिया। क्लियर। अगर हमारे पास इफ पिलाई, यानी अगर हमारे पास कैसा है? इफ स्मॉलर पिलाई प्रेजेंट है। कैसा पिलाई प्रेजेंट है बताइए? स्मॉलर पिलाई प्रेजेंट है, तो हम मानेंगे वो कैसी पिलाई है? फीमेल बैक्टीरिया है। और फीमेल बैक्टीरिया को F निगेटिव भी बैक्टीरिया भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट बैक्टीरिया। यानी ये लेने का काम करेंगे, रेसिपिएंट बैक्टीरिया। क्लियर। यानी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के दौरान फीमेल में ही हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जाएंगे। क्लियर। यानी आप हमें बताइए, डायरेक्ट एक बार, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पिलाई हेल्प इन किस में? बताइए पिलाई किस में मदद करती है? रिप्रोडक्शन में। एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लिखी है बस, पिलाई हेल्प इन रिप्रोडक्शन। उसके अलावा ये इतनी बातें नहीं लिखी है, जबकि इतनी बातें पूछी गई है। क्लियर।
हो गया, हो गया, आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालते हैं, हमारे पास है पिलाई वर्सेस फिम्बरी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फिम्बरी। हेडिंग हो गया हमारे पास पिलाई वर्सेस फिम्बरी, क्लियर। आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है, ध्यान सुनेंगे। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से लार्जर पिलाई को पिलाई बोल रहे हैं, स्मॉलर पिलाई को फिम्बरी बोल रहे हैं। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी लार्जर पिलाई क्या है? असली पिलाई है, ठीक है। और स्मॉलर पिलाई को क्या बोला इन्होंने? स्मॉलर पिलाई को क्या बोला है? फिम्बरी बोला है। अब डिफरेंस लिख लेंगे। अरे बोलिए, चलिए पहला डिफरेंस लिखेंगे। स्मॉल इन नंबर लिख लिया। अरे बोलिए, लार्ज इन नंबर लिख लिया। एक स्मॉल नंबर में पाई जाती है और एक लार्ज नंबर में पाई जाती है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, क्लियर। यानी ये ट्यूबुलर शेप्ड होती है। कैसी शेप्ड की होती है बताइए? ये कैसी शेप्ड की होती है? ट्यूबुलर शेप्ड की होती है, जबकि ये स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिस्टल शेप्ड के होते हैं, क्लियर। ये किस में मदद करते हैं बताइए? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ये किस में मदद करते हैं? हेल्प इन अटैचमेंट, क्लियर।